નમસ્કાર, હું રેશમા અમારા ખાસ કાર્યક્રમ લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. તો ખાસ પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન જે છે એ યુપીમાં અત્યારે થઈ રહ્યું છે અને મહત્વની વાત એ છે કે આજે જે મતદાન થયું છે તેમાં ખાસ કરીને જે પ્રમાણે આપણે જોઈએ કે જે ગઠબંધનની અહીંયા વાત કરવામાં આવી હતી અને પૂરા દેશની અંદર આ એક મુદ્દો પણ મહત્વનો છે. તેની સાથે સાથે અલગ અલગ પડકારો જે છે બીજેપીની સામે પણ અહીંયા જોવા મળ્યા. સવાલ એ છે કે શું આ વખતે ઉત્તર પ્રદેશમાં પશ્ચિમથી સૂરજ નીકળશે, તે એક મહત્વનો સવાલ અહીંયા છે. અને તે સાથે અખિલેશ યાદવ અને જયંત ચૌધરીનું ગઠબંધન અહીંયા કેટલો ફાયદો કરાવશે, ત્યારે જાટ મુસ્લિમ સમીકરણો પણ અહીંયા કેવા પ્રકારે અસર કરતા સાબિત થશે, તે એક મહત્વની વાત છે. તો આજે એ મતદાન જે છે જે થયું છે, સૌથી વધારે મહત્વના સવાલો અહીંયા આ જે થઈ રહ્યા છે કે ખાસ કરીને જે પ્રકારે આ સમીકરણો બધા છે એ સમીકરણોથી કેવી અસર અહીંયા પરિણામ ઉપર જોવા મળશે અને તે અસર જે પરિણામ ઉપર જોવા મળશે તેની સાથે સાથે જ અહીંયા મહત્વની વાત જે છે કે ખાસ આપણે જે પ્રકારે જોઈ શકીએ છીએ કે યુપીનું જે ઇલેક્શન જે છે એ બીજેપી માટે પણ એટલું જ મહત્વનું છે અને બીજેપી માટે પણ એક પડકારરૂપ તો સાબિત થઈ શકે તેમ છે, કારણ કે તેની પાછળ ઘણા બધા સમીકરણો છે. આપણે આ જ વિષય ઉપર અહીંયા આજે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આ ચર્ચામાં મારી સાથે ममता त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ा है. ममता जी, आपका स्वागत है गुजरात न्यूज में. ममता जी, जिस तरह से हम देखें कि 58 में से 53 सीट बीजेपी ने जीती थी और उनके पास थी, फिर सपा के लिए सपा के भाग में 2 थी, बसपा में 2 सीटें थी. बसपा यहाँ पे 32 सीटों से दूसरे क्रमांक पे था. इस बार किस तरह से जो मतदान हुआ है उसको देख के आप क्या बता सकते हो, किस तरह से हम यहाँ पे विवरण कर सकते हैं? देखिए रेशमा, पिछली बार जो लहर थी, जो मोदी की लहर थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो नए आयाम सेट किए थे उसको लेकर हम इस बार के चुनाव की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम घूमे हैं, जगह जगह लोगों से बात की है, तो लोगों का ये कहना है कि जो 2014 के बाद जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफी एक ऊंचा पायदान सेट कर दिया था 2017, तो उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच में इस बार कोरोना काल के बाद से काफी ज्यादा गुस्सा है. तो 53 सीट्स तो कह लीजिए कि फिर से रिटेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा भाजपा के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव रथ लेकर निकल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का जो जन समर्थन और जो जन सैलाब उनके साथ जुड़ रहा है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ही कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन बना हुआ है आरएलडी के साथ, उसके साथ. क्योंकि अभी 5 बजे की मैं आपको बात बताऊं तो अभी तक जो वोटर टर्नआउट है वो 57.79% अभी तक वोटिंग हो चुकी है, जिसको कहा जाए कि बहुत ही अच्छा एक फिगर निकल के बाहर आ रहा है. लोगों के अंदर काफी जिज्ञासा है और लोग इस पर जागरूक होकर आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए. इसके साथ ही साथ जब आज कई जगहों से इस तरीके की भी जो खबरें आई हैं कि पिछली बार ईवीएम में आपने देखा होगा कि ईवीएम के बारे में तमाम न्यूज आ रही थी कि ईवीएम खराब है, कुछ ईवीएम में खराबी हो रही है, कभी मतदान देने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन इस बार जो लोगों को जो समस्या आई है, जो वोटर लिस्ट है उसमें लोगों के नाम ही नहीं है. जो मतदान सूची तैयार की गई थी वो उसमें हर विधानसभा में बताया जा रहा है, हर जगह से इस तरह की शिकायतें आज आ रही हैं. मैं नोएडा की बात कर रही हूँ, जिसको कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ये शो विंडो है. यहाँ पर ये स्थिति है, शहरी क्षेत्र में लोग जा रहे हैं मतदान केंद्र पर और वहां से मायूस होकर और खाली हाथ होकर लौट के आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे हर विधानसभा वार देखिए तो 5 से 10 हजार के बीच में लोगों के नाम सूचियों से काट दिए गए हैं. और लोगों के अंदर जो एक गुस्सा था इस सरकार को लेकर, क्योंकि देखिए कोरोना काल में आपके हमारे हर एक घर में या हर दूसरे घर की बात करिए तो सबके घरों में लोगों को ऑक्सीजन की कमी आई, किसी को बेड नहीं मिल रहा था, पैरासीटामोल के लिए लोग तरस रहे थे. तो वो जो मिसमैनेजमेंट था जो सरकार का, वो इस बार जो वोटिंग हुई है उसको परसेंटेज को देख के साफ तौर पे ये दिख रहा है कि लोग चाहते हैं इस बार बदलाव लाना, इस बार चाहते हैं कि वो सड़कों पर तो उतर ही रहते, क्योंकि आज तक के इतिहास में, मुझे भी 20 साल हो गया पत्रकारिता करते हुए, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी भी विधायक को जनता मार के भगा रही हो या फिर अपने क्षेत्र में ना घुसने दे रही हो. आपने देखा कि दर्जनों ऐसे यहाँ पे उदाहरण देखने को मिली जहां पर लोग जो विधायक थे, जो सिटिंग एमएलए थे, वो अपने क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे थे, उनको लोग गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे. इसके बाद विधायकों ने ये तरीका निकाला
कि वो जो छोटा टेम्पो होता है उसमें जा रहे थे और दूर से ही वो हाथ वेव करते हुए जा रहे थे, उसमें लोगों ने उनके ऊपर गोबर फेंका है। तो सोचिए लोगों के अंदर कितनी नाराजगी, कितना गुस्सा है अपने विधायकों को लेकर और इस सरकार को लेकर। तो आज जिस तरीके से कहिए कि जो झूम के मतदान हो रहा है अभी, क्योंकि मतदान अभी चल ही रहा है, तो उसके बाद बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि शायद जनता जो है कुछ चाहती है, कुछ अलग चाहती है। और पिछली बार लहर चल रही थी, लेकिन इस बार साइलेंट लहर चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि इसको पोलराइज करा लें, इसको हिंदू मुस्लिम में लेके आए। क्योंकि आप देखिए योगी आदित्यनाथ चुनाव जब अनाउंस हुआ उसके पहले वो बातें कर रहे थे कि विकास होगा, विकास की गंगा बहाएंगे, ये काम करेंगे, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे थे। लेकिन जिस दिन अनाउंस हुआ चुनाव, उसके बाद से ही वो मुजफ्फरनगर दंगों पे उतर के आ गए, वो कैराना पलायन की बातें करने लगे। उसके बाद से उन्होंने जिस तरीके से गर्मी सर्दी का जो बयान दिया कि हम 10 मार्च के बाद से जाके गर्मी उतार देंगे, तो वो जो गर्मी उतारने वाला जो बयान था, वो पश्चिमी यूपी ने जो जाट है, क्योंकि वहां पे जाट और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, और कहा जाता है कि जाट और मुसलमान जिसके फेवर में चला गया वो वहां पे जीतता आया है। तो इस बार जाटों ने भी अपने दिल पे इस बात को लिया है कि जिस तरीके के ये बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें करे तो वो कहीं भी माना जाता है निंदनीय तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसको किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। जी ममता जी यहाँ पे यही बात को हम आगे जो बढ़ाए तो ये चीज है कि जाट और मुसलमान एक साथ इस बार हमें दिखाई देगी कि नहीं, ये तो बड़ा मसला है ही। लेकिन बात यहाँ पे 2013 के बाद जो दंगे 2013 के जो दंगे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो बंटवारा हुआ था उसमें पेचअप हुआ कि नहीं, ये इस बार रिजल्ट में शायद पता चलेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं रेशमा, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ रेशमा जी आपको कि 2013 के बाद जो चुनाव हुए, 2017 का और 19 का जो चुनाव हुआ, तो उसमें वो जो दूरी आ गई थी, जो लोगों के बीच में अलगाव हुआ था, वो किसान आंदोलन के बाद से वो दूरियां खत्म हुई हैं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए कि आज तक एक भी चीज ऐसी बता दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने किसी भी अपने आदेश को वापस लिया हो। 703 किसान मर गए, लेकिन उसके बाद भी ये बराबर अपने बात पे टिके रहे कि नहीं, हम ये किसान कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्हें लगा कि 2022 के चुनाव में इसका उनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है, इसीलिए मोदी जी ने आकर कहा कि भाई ये तीनों काले कानून हम रद्द कर देंगे। क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से वो जो एक खाई बनी थी मुसलमान और जाटों के बीच में 2013 के दंगों के बाद से, वो खाई पट गई थी। आपको याद होगा कि सिसौली में जब सभा की गई थी राकेश टिकैत ने, उसमें एक ही मंच से अल्लाह अकबर और वहीं से जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए गए थे। तो जो इन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश की थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। वो हिंदू और मुसलमान एक साथ आ गए, और खासतौर से जो जाट, जो एक नाराजगी थी, वो पूरी तरीके से दूर हो गई। इसीलिए इन्होंने बार बार इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम की बात की, कैराना दंगों की बात की, फिर से पलायन की बात की, फिर से बात की कि वो नाहिद हसन जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि वो उन दंगों का मुख्य आरोपी है, उसको जिस दिन उसने नॉमिनेशन फाइल किया उसके दूसरे दिन उसकी जमानत रद्द करके सरकार ने फिर से उसको अंदर जेल में डाल दिया। तो इन सब चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है और जनता इस बात को समझ रही है। और एक चीज मैं बताऊं रेशमा और आपको कि चूंकि पश्चिमी यूपी की जो बेल्ट है, यहाँ पे गन्ना किसान बहुत ज्यादा है। यहाँ कहा जाए कि गन्ना ही एक तरह से कह लीजिए कि उनकी मेन रोजी रोटी है। और गन्ना किसानों की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि जो आवारा पशु हैं वो खुले घूम रहे हैं, इनके खेतों में जा रहे हैं, इनकी जो खड़ी हुई फसलें हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, मतलब एक तरह से देखा जाए कि एक कॉम्बो बन गया है सरकार के खिलाफ, और सरकार उन सब चीजों का जवाब नहीं दे पा रही है। ना तो सरकार रोजगार की बातें कर पा रही है कि आपने कितना रोजगार दिया। इस पूरे 5 साल में 14 परीक्षाओं की इन्होंने अनाउंसमेंट की, लेकिन एक भी परीक्षा ये कंडक्ट नहीं करा पाए, सबके पर्चे लीक हो गए। तो जो जनता के बीच में जो युवा है वो इनसे परेशान, इनसे नाराज, अपनी बात कहे तो कहाँ कहे। अब सांड और गाय की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से किसान परेशान, किसान धरने पे बैठा रहा। कि हमने वहां पर कई जगह पे हमारी जब जाके उनसे बात हुई, जो हम गए पश्चिमी यूपी के इलाके में, तो उनका ये साफ तौर पे कहना था, उनके अंदर गुस्सा साफ तौर पे देखा जा सकता। तो वो कह रहे थे कि जिस तरीके से दिल्ली में हमको घुसने नहीं दिया गया, राकेश टिकैत के जब एक आंसू गिरा और रातों रात हजारों किसान वहां पे पहुंचे थे, जब गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां पे जिस तरीके से सरकार ने और प्रशासन ने कीलें जो ठोकी थी हमको रोकने के लिए, वैसी ही कील हम भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में ठोकेंगे।
तो, ये मैं बात ममता करती जी, हूँ ममता किसानों जी, की। ममता जी जी, मैं यहाँ पे रोक के आपको पूछूंगी कि जिस तरह से यहाँ पे जो बात हो रही है, खास तौर पे हम यहाँ पे बात करें, जाट मुसलमान का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पे है, किसानों का जो मुद्दा है वो तो यहाँ पे ज्यादा तौर पर असर करने ही वाला है, ऐसा हम अभी बता सकते हैं। लेकिन क्या जिस तरह से बिल वापस ले लिए हैं तो वो मुद्दा पॉजिटिव नहीं यहाँ पे क्रिएट कर सकेगा? देखिए, बिल वापस लिया है, लेकिन जिस तरीके की कार्यशैली रही है अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो जी लोगों के दिमाग में ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी हमें फिलहाल इस चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव से महज 15 दिन पहले इन्होंने हम्म, बिल वापस लिया था। और जब जी 703 जो किसान मरे हैं, उन किसानों को लेकर जो संवेदनहीनता इस सरकार ने दिखाई थी, उसके बाद किसानों के दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हो सकता है कि ये चुनाव के बाद कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इस मुद्दे को उठा दें। और जी बराबर किसान यूनियन लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने उन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के साथ ही साथ ये भी कहा था कि जी हम उनको मुआवजा भी देंगे, हम उसी दौरान जितने किसानों के ऊपर मुकदमे हुए थे उन मुकदमों को भी वापस लेंगे। हरियाणा में, पंजाब में तो उनके ऊपर मुकदमे वापस ले लिए गए किसानों के ऊपर जो बैठे थे 3 बॉर्डर्स पर जाकर, लेकिन जी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में जो किसानों के ऊपर मुकदमे हुए थे वो अभी तक उसी तरीके से उनके ऊपर हैं। इसीलिए अभी जी 31 जनवरी को, बीती 31 जनवरी को किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया था। राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी गए थे उन किसानों से, उन किसानों के परिवारों से मिलने के लिए जिन पर आशीष मिश्रा टेनी, जो लखीमपुर कांड हुआ था, जो किसानों को रौंद कर उसने मार दिया था, उनके परिवारों से मिलने के लिए उन्होंने फिर से वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया था और कहा था कि हम इसको विश्वासघात दिवस मनाएंगे। और आज वही आशीष मिश्रा जमानत पे छूट के भी आ गया है, क्योंकि लखीमपुर में 23 फरवरी को मतदान होना है। जी ममता जी, यहाँ पे जिस तरह से हम बात करें कि खास तौर पे हम पश्चिम यूपी की जो बात करें तो पश्चिम यूपी में सूरज निकलेगा कि नहीं, ये बात तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 मार्च को हमें पता चलेगी। लेकिन महत्व यहाँ पे ये चीज का है कि जिस तरह से यहाँ का जो वोट है वो किसी को भी अच्छे से अच्छे को जिता सकता है और दूसरे को यहाँ पे पछाड़ सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि इस टाइप का अभी तक का जो वोट प्रतिशत ज्यादा तौर पर किस साइड पे यहाँ पे लगता है, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हो कि लोग भी यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, लेकिन लोग कौन सा बदलाव चाहते हैं ममता जी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि वोट प्रतिशत और लोग क्या चाहते हैं। देखिए, कहा अगर ये 2 या 3 चरणों में चुनाव होता तो कह सकते थे कि हम असेंबली के आसार बन सकते हैं, या फिर कोई भी पार्टी सत्ता में सीधे तौर पर बहुमत के साथ नहीं आएगी। लेकिन जब से ये 7 चरणों का चुनाव, लंबे चरण मान लीजिए, पिछले 3 चुनाव अगर आप उठा के देखिए, 7 चरणों में चुनाव हुए हैं, और जब भी इतने लंबे गैप में चुनाव होता है तब जनता में आप मान के चलिए 25 से 30% वो फ्लोटिंग वोटर होता है जो ये देखता है कि लहर किस दिशा में जा रही है, कहां से किसके फेवर में लहर उठी है। वो लास्ट में जाकर वो उसके दिमाग से नहीं सोचता है, वो उसी के हिसाब से देता है कि ये जीत रहा है, हम इसको वोट देते हैं। तो आज पश्चिम से जो लहर उठेगी, अभी 7 बजे तक हमारे पास टोटल मत प्रतिशत आ जाएगा, लेकिन अभी तक का जो अगर जो आप नंबर्स देखिए उसके हिसाब से लगता है कि डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ इस बार का मतदाता यहाँ पे वोट कर रहा है, क्योंकि 60% ऑलमोस्ट अभी हो चुका है। और खास तौर से उन जिलों में, उन विधानसभाओं में जहां पर मुस्लिम मतदाता डिसाइडिंग है, वहां पर अच्छी खासी तादाद में वोटिंग हो चुकी है अभी तक। और अभी भी जैसे जानकारी मिल रही है कि लाइनें लगी हुई हैं, किलोमीटर्स तक लाइनें लगी हुई हैं, वो वोट देने के लिए वहां पर अभी भी खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये 65 से 70% के बीच में टोटल मतदान होना चाहिए पूरे उसमें। और जैसे जैसे माहौल बनेगा, क्योंकि पहला फेज है, कहा जा रहा था कि पहले फेज की वोटिंग को देखने के बाद से ही हम उत्तर प्रदेश का क्या मिजाज है इसको हम बता सकते हैं। तो फिलहाल का जो कह लीजिए, कहा जा रहा था ना कि वो इस बार का वो लहर नहीं, इस बार वोटर काफी साइलेंट है, वो बता नहीं रहा है। तो जो साइलेंट वोटर है वो घर से निकला है, ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठा हुआ है कि सब हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो कोरोना काल की त्रासदी अभी भी उसे याद है। कई जगहों पे तो लोगों ने ये भी कहा कि लैपटॉप बांटा गया, लेकिन हमें ये नहीं कभी ये नहीं जताया जाता था कि हमने साहब आपको लैपटॉप बांटा है। लेकिन अभी तो ये हो रहा है कि 5 किलो राशन, उसमें भी तस्वीर लगी हुई है और उसके साथ हमें बार बार बताया जा रहा है कि तुमको 5 किलो राशन दे रहे हैं, तुमको जिंदा रखा है हमने, क्योंकि तुम्हें वोट देना है, हमें वोट देके हमें सत्ता की कुर्सी पे बिठाना है। जी
यहाँ पे जिस तरह से हम बात करें कि खास तौर पे जो आरएलडी और सपा का गठबंधन की जो यहाँ पे बात करें तो ये किसको फायदा करवाएगा। और ममता जी यहाँ पे बहुत बड़ी बात ये है कि जिस तरह से लाइनें दिख रही है वो लाइन जो दिख रही है वहां का मुख्य कारण हम क्या बता सकते हैं कि लोग बाहर निकले हैं, लेकिन किसके लिए निकले हैं और कौन से मुद्दों पे निकले ये जानना बहुत जरूरी होता है। नहीं, जैसे मैंने आपको रेशमा जी भी बताया कि यहाँ पर पश्चिमी यूपी में जो मेन मुद्दा है वो सबसे ज्यादा जो परेशानी का सबब है सिर्फ इतना है जी कि जो किसान है वो परेशान है कि उसकी जो खड़ी हुई फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। इसके अलावा वो डीजल जिनसे वो ट्रैक्टर चलाता है, थ्रेशर चलाता है, वहां पर जो डीजल है वो इतना महंगा हो चुका है। अभी गन्ना किसानों को उनका बकाया नहीं मिला है जो सरकार से मिलना चाहिए। जो कह लीजिए जो मिल मालिक हैं उन्होंने उनका बकाया नहीं दिया है, जबकि सरकार कह रही है कि वो बकाया दिया जा चुका है। और महंगाई से, बेरोजगारी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अब ये सबकी समझ में आ गया है कि ये हिंदू मुस्लिम करने से आपका पेट नहीं चल पाएगा और हिंदू मुस्लिम करने का सीधे तौर पे फायदा किसको मिलेगा। हाँ, कानून व्यवस्था की ये बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है ये आप और जी हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि एनसीआर भी एक ऐसी संस्था है, मतलब जिस जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, वो खुद ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों से महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं और उनमें बढ़ोतरी होती आई है। महंगाई के मामले में भी वो यही बोल रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ी है। तो किस बात पे, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इतनी परेशान है कि वो कैसे और किस मुद्दों के साथ आए चुनाव में, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं था, इसीलिए वो गर्मी उतार देंगे, इसीलिए वो कैराना दंगों की बार बार याद दिला रहे हैं और वो घूम फिर कर राम मंदिर पे जाते हैं। लेकिन राम मंदिर जैसा कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ये किस मुंह से राम मंदिर की बात कर सकते हैं? ऐसी पार्टी जिसने जिसके लोग ट्रस्ट में, जो राम मंदिर की जमीनों में भी घोटाला निकल के आ गया, तो राम जो आराध्य है इनके, उसकी जमीनों में भी घोटाला कर रहे हैं, तो इनके ये किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में बात करने के लिए? तो फिलहाल जो जनता निकल के बाहर आ रही है वोट करने के लिए, वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं उसके अंदर नाराजगी, और वो भी चाहती है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि 5 साल बाद ही उसको अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज जनता निकली है, सड़कों पे दिख रही है और नाराजगी के साथ भी है, वो निकली है वोट करने के लिए, तो 10 मार्च को हमारे आपके सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि जनता ने किसको वोट दिया, लेकिन क्यों इस बार बोल नहीं रही है वो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ शिवजी पांडे राजकीय विश्लेषक जो जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं हम गुजरात न्यूज में। आवाज आ रही है हमारी? जी शायद उनको टेक्निकल कोई इश्यू आ रहा है। ममता जी, तो आगे हम जो बात यहाँ पे करें, तो जिस तरह से यहाँ पे गठबंधन की जो बात थी, कहीं ना कहीं ये ज्यादा फायदा करवाएगा और ये ज्यादा असर करता रहेगा, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है। आप क्या जानते हो इसमें, किस तरह से मानते हो आप? देखिए, इस बार का चुनाव पिछले हर चुनाव से बिल्कुल ही अलग है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह इस बार का चुनाव देखने को मिल रहा है कि लोग अपने विधायकों को ही दौड़ा दौड़ा के मारे, यहाँ तक कि डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य अपने क्षेत्र में गए थे तो उनको नहीं घुसने दिया गया, और 2 बार उनके साथ हुआ कि वहां के लोगों ने उनको हुटिंग करके वहां से बाहर कर दिया। तो इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, क्योंकि कहा जाता है उत्तर प्रदेश की देश की भी दिशा तय करता है, तो उत्तर प्रदेश इस बार बदलाव के मूड में दिख रहा है, उसको भी लग रहा है। और इस बार सोशल मीडिया के जरिए इतनी इतनी ज्यादा कह लीजिए उनके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया में आप देखिए कोई भी चीज होती है, टीवी पे जाने से पहले सबसे पहले आप देखती होंगी कि सोशल मीडिया पर ही चीजें आ जा रही हैं। तो अब कोई भी चीज छुपा के रख पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी अपने मोबाइल से वीडियो बनाता है, वीडियो बना के तुरंत आप उस पर पोस्ट कर देता है सोशल मीडिया पे, और तुरंत ही वायरल हो जाता है। तो जनता अपने अधिकार से भी परिचित हो चुकी है, और इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरीके से 2017 से डिफरेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही खोने के लिए है और किसी के लिए खोने जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है। आप देखिए 2017 में इन्होंने जो 325 का जो आंकड़ा छुआ था, जाहिर सी बात है इनके पास 2 एंटी इनकम्बेंसी है। एक तो योगी आदित्यनाथ के 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और 7 साल की नरेंद्र मोदी जी की भी एंटी इनकम्बेंसी है, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिख रही है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी ने आज पहली अपनी जनसभा की है सहारनपुर में। अभी तक वो कहीं भी एक बार भी नहीं आए थे। एक बार हाँ, उन्होंने वर्चुअल रैली जरूर की थी, लेकिन अभी तक वो खुलकर उस तरीके से नहीं आए हैं जो कि उनकी कहा जाए शैली रही है पहले के चुनाव में। जिस तरह आपने देखा था बंगाल के चुनाव में भी रहे कि उन्होंने कह लीजिए कि विधानसभा वार उन्होंने पूरे बंगाल को मत दिया था, लेकिन जो रिजल्ट आया उससे वो काफी मायूस हुए थे।
लेकिन जी लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगी कि इस बार का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अप्रत्याशित रिजल्ट के साथ आएगा और हमारे आपके सबके सामने होगा। हम लोग 10 तारीख को फिर से उस पर बैठ के बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो दूसरी बात ममता जी हम बताएं कि जिस तरह से पश्चिम यूपी की जो हम खास तौर पे बात करें तो ये लीडिंग पार्टी को बहुत अच्छे से फायदा करवाती है। और जी पश्चिम बिल्कुल। यूपी के जो जो हम वोटर्स की जो यहाँ पे बात करें तो उनकी जो खास तौर पे जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस है, वो ज्यादा तौर पे ग्राउंड लेवल के ज्यादा है पूरे यूपी के। वैसे तो हम सोचे, लेकिन जो पश्चिम की जो यहाँ ज्यादा तौर पर बात करें, जो जाट मुसलमानों की आप जो बात करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी वहां पे जातियां है कि जो यहाँ पे असर करता रहेगी। तो वहां पे कोई हमें डिफरेंस दिखाई देगा? देखिए वहां पर दलित वोटों की भी संख्या अच्छी खासी है और इसीलिए मायावती जी का जो कहा जाए गढ़ रहा है पश्चिमी जी यूपी और बुंदेलखंड में, वो हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म करती रही हैं। और इस बार भी जो उनका कैंडिडेट सिलेक्शन रहा है मायावती जी का, क्योंकि पिछली बार मैं बताऊं रेशमा आपको, सेकंड जी नंबर पर अगर आप सीटों की बात करिए तो दूसरे नंबर जी पर समाजवादी पार्टी थी 47 सीटों के साथ, लेकिन वोटिंग जी परसेंटेज की अगर बात करिए तो दूसरे जी नंबर पर बसपा थी। जी 22.12% के साथ बसपा दूसरे नंबर की पार्टी थी और 40% वोट प्रतिशत के साथ भारतीय जनता पार्टी थी। तो बिल्कुल मायावती को आप कह लीजिए कि हल्के में नहीं लेना चाहिए कि मायावती जी बिल्कुल साइलेंट है उस तरीके से जो उनकी हमेशा रैली रही है कि वो बड़ी बड़ी रैलियां करती रही हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार वर्चुअल रैलीज होती रही और मायावती जी 2 फरवरी से आगरा से उन्होंने अपने काम की शुरुआत की। लेकिन बिल्कुल मायावती का जो इंटैक्ट वोटर है, जो कह लीजिए जो दलित वोट बैंक है, 20% का जो उसका उनका जो दलित वोट बैंक है, खासतौर पे जाटो, वो उनके साथ जी आज भी वैसे ही इंटैक्ट है। और दलित वोट बैंक अच्छा खासा है पश्चिमी यूपी में। जो 58 जी सीटों की हम बात कर रहे हैं उसमें आप मान जी के चलिए 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पे मायावती का वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है और वो डिसाइडिंग वोटर होता है, वही डिसाइड करता है कि किसको जिताना है। तो इन्होंने भी बिल्कुल मायावती भी आप बहुत ज्यादा हम उनको माइनस करके नहीं चल सकते हैं। मायावती भी इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगी और बहुत ही साइलेंटली परफॉर्म कर रही हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो जी जिस तरह से टिकट बांटा है, जहाँ कई जगहों पे कई सीटें ऐसी हैं जैसे पुरकाजी है, बुढ़ाना है, कुछ सीटें ऐसी है जहां पर सीधे तौर पे सपा और बसपा के बीच में मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। वहां पे भाजपा जी कहीं फाइट में है ही नहीं। तो बिल्कुल जो बिल्कुल दलित में भी जो जिन उन मैं उन उस वोट बैंक की बात कर रही हूँ जिसने 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झूम के वोट दिया था, बिल्कुल तभी इनका 40% वोट बैंक पहुंचा था। तो इस बार वो फिर से मायावती की तरफ देख रहा है और मायावती उन वोटर्स को अपनी तरफ फिर से आकर्षित करने में हो सकता है सफल हो जाए। अभी तो हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और जो कि गलत भी है, बिल्कुल क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तो हम श्योर तो जी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अंडर करंट है दलितों में कि वो फिर से अपने मूल पार्टी की तरफ वापस जा सकते हैं और मायावती इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट लेकर आ सकती हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं। हालांकि वो हमेशा किंग रहना पसंद करती हैं, किंग मेकर नहीं बनती जी हैं, लेकिन जी उनकी उपस्थिति भी अच्छी खासी होगी और उसको हम इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जी ममता जी, लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या हम मान सकते हैं? दलित अपने रियल फिर से वापस क्यों जाना चाहते हैं? उनके उनके मुद्दे क्या है? देखिए दलित 2007 में और उसके पहले भी जाइए, जब मायावती जी 2002 में जब सत्ता में आई थी, तो जी कह लीजिए कि उनको जो जो समाज में जो उनको एक उनका अपलिफ्टमेंट हुआ था वो नो डाउट मायावती जी के समय में था। उनको मिला वो जो समाज में एक स्थान मिला। दूसरा, बिल्कुल मायावती के समय में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था, सबसे अच्छी जी कानून व्यवस्था, इनकी बात सुनी जाती थी। और आज भी आप तीनों अगर गवर्नमेंट का कंपेयर कर लीजिए, जिसमें बसपा, जिसमें सपा और जिसमें भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें आज भी वो सबसे अच्छे नंबरों के साथ गिनी जाती है। लोग कहते हैं कि मायावती का बिल्कुल शासनकाल और खासतौर से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि जी दलितों को उनका जो स्थान था जो समाज में वो उन्होंने दिलाया। और दलितों की हमेशा पूछ होती रहती है, क्योंकि थाने स्तर पर जी दलित ऐसे आप जाइए अगर बात करने के लिए भी थाने में आपको पूछा नहीं जाएगा। दलितों को जी वो ना उनको उचित तरीके से ना उनकी एफआईआर लिखी जाती है, ना उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन जब जब मायावती रही हैं सत्ता में, उन्होंने जी उनके समय में दलितों की ये सारी चीजें पूरी होती रही हैं। तो इसलिए दलित ये चाहता है कि वो मायावती के साथ रहे। तभी तो मायावती जी के साथ 20% उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है पिछले 20 सालों से। वो कहीं इधर उधर नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता जी है कि बिल्कुल बहन जी ही उसे समाज में वो चीज दिला सकती है और बहन जी ने ही दिलाया भी है।
બિલકુલ બિલકુલ જી 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 જરૂર. તો દર્શક મિત્રો, મહત્વની અહીંયા ચર્ચા થઈ. 10 માર્ચે ખબર તો પડશે જ, પરિણામો આવશે અત્યારે તો પ્રેડિક્શન કરી શકે છે, પણ મહત્વની વાત છે કે આ વખતે ત્યાંના વોટર્સ પણ ઈચ્છી રહ્યા છે. તેમ છતાં પણ પરિસ્થિતિ કેવા પ્રકારે થાય છે તે 10 તારીખે જ ખબર પડશે. જોવું રહ્યું કે કેવા પ્રકારે અને કોના પલડામાં કેવી રીતે શું આપે છે વોટર્સ. પણ જે પ્રમાણે ભારી માત્રામાં અત્યારે લાંબી લાંબી કિલોમીટર સુધી લાઈનો લાગેલી છે તે જોઈને તો ઘણા બધા કારણો અત્યારે આપણે ખાલી વિચાર કરી શકીએ, પણ તેની સાથે એ વોટ કોના પલડામાં ગયા છે તે તો 10 માર્ચે પરિણામ જરા આવશે ત્યારે જ ખબર પડશે. આ તમામ પ્રકારની ચર્ચામાં મારી સાથે મમતા ત્રિપાઠી જોડાયા હતા. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.